सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ाऊंगा, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। कहानी शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को लेखक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में हुआ था। उनकी रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। हंसते हैं रोते हैं, ये उनका कहानी संग्रह था। तट की खोज, ये उनका उपन्यास था। और अंत में ये उनका निबंध संग्रह था। ऐसे और भी काफी सरल रचनाएं आपको मिलेंगी। इनकी मृत्यु सन 1995 दैट मीन्स 1995 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग कहानी जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। आप सब अपने किताब खोलेंगे प्रेमचंद के फटे जूते, और मैं जो महत्वपूर्ण जो वाक्य जो है मैं वो सब पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसे अंडरलाइन कर लेंगे और साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन भी अर्थात व्याख्या भी कर दूंगा। प्रेमचंद के फटे जूते, लेखक है हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, लेखक कह रहे हैं, और पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपटी चिपकी है। कनपटी बच्चा मतलब आप लोग को पता है, ये कान को बोला जा रहा है, कान के निचले हिस्से को कनपटी जो है निचले हिस्से को कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां जो है वो उभर रही है और उनकी मूछें जो है वो काफी घनी है। अच्छा, आगे कहा जा रहा है, पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। कैनवस के जूते बच्चों, ये एक प्रकार के जूते होते हैं। प्रेमचंद इन जूतों को पहना करते थे। कैनवस के जूते पहले काफी प्रसिद्ध था, अभी भी पहना जाता है। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पथरी जो है वो निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। लापरवाही से उसका प्रयोग करने के लिए जो है बच्चों, उस जूता का जो है लोहा का पथरी एक होता है नीचे की तरफ, वो बाहर निकल आता है और काफी जगह जूते में छेद हो जाते हैं। दाहिने पांव का जो जूता जो है वो ठीक है, मगर बाएं पैर का जो जूता जो है उसमें एक बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली जो है वो बाहर निकल रही है। तो लेखक जो है वो सोच रहे हैं कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी को अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण ही नहीं है। ये जैसा है वैसा ही फोटो में भी खिंच जाता है। कुछ मनुष्य होते हैं बच्चों जो पोशाक जो है उसको अच्छे से मेंटेन करते हैं, हमेशा जहाँ भी जाए वो बदलते हैं कपड़े। पर कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो बाहरी साज सज्जा से अंदरूनी जो गुण है उसको निखारने का प्रयत्न में अधिक प्रयास करते हैं। तो प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो बाहर के सौंदर्य पर या फिर बाहर की साज सज्जा पर अधिक ध्यान न देकर वो अपने अंदरूनी गुण को निखारने का प्रयास वो करते थे। तो वस्त्र पर, वो आभूषण पर ध्यान न देकर वो क्या करते थे, वो अंदरूनी गुण को वो निखारने का प्रयास, अंदरूनी गुण के माध्यम से लोगों में अपनी पहचान बनाने का प्रयास वो करते थे। आगे कहा जा रहा है, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। यहाँ पर सब प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों, और अंगुली जो है वो बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास है? जरा लज्जा, संकोच या झेप है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती का अगर थोड़ा नीचे अगर ले लिया जाए तो उंगली जो है वो ढक सकती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग्य है।
ठीक है। यहाँ पर प्रेमचंद जी जो मुस्कुरा रहे हैं, लेखक को ऐसा लग रहा है कि यह केवल मुस्कान नहीं है, इसमें क्या है बच्चों, इसमें उपहास है। उपहास मतलब मजाक उड़ाना, उपहास है या फिर व्यंग्य है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि फोटो ही अगर खिंचाना होता, अगले पन्ना में पेज नंबर 62, फोटो ही अगर खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। अगर तुम्हें फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते, वरना नहीं खिंचाते। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए हो, मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने का भी जूता ना हो। ठीक है, ये एक ट्रेजेडी कहा जा रहा है बच्चों। ट्रेजेडी इतनी बड़ी ये घटना घट गई है कि जिसमें मतलब सबका दृष्टिकोण वहीं पर जा रहा है, क्योंकि प्रेमचंद जो थे काफी बड़े उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार थे। उनका हिंदी साहित्य में जितने महान महान लेखकों का नाम था उसमें से उनका भी नाम गिना जाता है, उन्हें रत्न माना जाता है। और वैसे मतलब इंसान जो है वो इस प्रकार फोटो खींच रहा है, एक जूता भी उसके पास नहीं है, तो ये लेखक को लगता है ये काफी शर्म की बात है। पर वो लेखक का सोच है बच्चों, वो प्रेमचंद का नहीं है। प्रेमचंद का जो है, प्रेमचंद को लगता है कि इंसान का जो है जूता हो या फिर वस्त्र हो, ये सबसे ज्यादा मनुष्य को अंदरूनी गुण पर अधिक महत्व देना चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। फोटो खिंचाने के लिए जूते अगर नहीं है तुम्हारे पास तो मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते और मांगे के मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो बीबी तक मांग लेते हैं, अर्थात पत्नी तक मांग लेते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों जो ये पैरा जो है काफी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से मार्क कीजिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है लेखक बोल रहे हैं कि फोटो खिंचाने के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं। फोटो अगर खिंचाना हो, अगर उन्हें जरूरत पड़े जूते मांग लेते हैं, अगर उन्हें जरूरत पड़े कोट मांग लेते हैं, उससे भी अधिक अगर जरूरत पड़े तो वह मोटर मांग लेते हैं, और मतलब यहाँ तक कि बीबी तक को भी अगर जरूरत हो, पत्नी तक को भी, उससे भी वो मांग लेते हैं। ठीक है, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। लोग तो अगर जरूरत पड़े तो इत्र अर्थात बच्चों होता है परफ्यूम, इत्र छुपर कर फोटो खिंचाते हैं। क्यों खिंचाते हैं? उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर फोटो से खुशबू आ जाए तो ये एक अच्छी बात है, इसलिए वो इत्र छुपर कर भी वो फोटो खिंचाते हैं। टोपी जो है, टोपी 8 आने में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता यहाँ पर बच्चों हमेशा टोपी से जो है कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और अधिक बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर है। यहाँ पर टोपी से ज्यादा बच्चों जूते को यहाँ पर महत्व दिया गया है। तुम यहाँ पर प्रेमचंद को कहा है तुम एक महान कथाकार हो, तुम उपन्यास सम्राट हो, तुम युग प्रवर्तक हो। युग प्रवर्तक मतलब होता है उस युग के पूरा नेतृत्व करना। तुम उस युग के प्रवर्तक हो और जाने क्या क्या तुम कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता जो है वो फटा हुआ है, इसका तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अगला पैरा में बोला है बच्चों, लेखक कह रहे हैं उनका खुद का जूता भी अच्छा नहीं है, पर ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली जो है वो बाहर नहीं निकलती, और अंगूठे के नीचे जो है वो तला जो है जूते का, जो नीचे जो बच्चों तला जो होता है वो बोला है तला जो है वो फट गया है। अंगूठी जो है वो जमीन में घिसता है और वो मिट्टी पर रगड़ खाकर वो लहूलुहान हो गया, पर पूरा तला जो है वो गिर जाएगा और पंजा भी पूरा छिल जाएगा। अंगुली बाहर नहीं दिखेगी, इसके बाद भी अंगुली जो है वो बाहर नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जूते का ऊपर सिरा जो है वो फटा है, इसलिए उंगली बाहर निकल आई है। पर मेरा जो है, मेरा जूते का ऊपरी सिरा जो है वो ठीक है, जूते का तला फटा है, तो इसका केवल मुझे पता है कि मेरा जूता फटा है, लोगों को पता नहीं है कि मेरा जूता फटा है। पर तुम्हारा क्या है,
तुम्हें तो पता ही है, साथ ही साथ लोग भी देख पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा उंगली जो है ऊपरी सिरा फटने से वो बाहर निकल आया, इसीलिए लोगों को भी पता है कि तुम्हारा जूता जो है ये फटा हुआ है। तो ये उन्हें लगता है कि ये उनके दृष्टिकोण से, लेखक के दृष्टिकोण से ये शर्म की बात है कि इतने बड़े उपन्यासकार कहानीकार होने के बावजूद भी एक नया जूता फोटो खिंचाने के लिए पहने नहीं है। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा जो है वो नीचे की तरफ घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बानी हो जा रहे हैं। ये भी एक व्यंग्य है बच्चों। इस कहानी में आपको बच्चों काफी सारे व्यंग्य मिलेंगे ऐसे, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे और मार्क भी अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर ये भी एक व्यंग्य है कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम जैसे मनुष्य जो है वो क्या करते हैं, पर्दे पर हम हजारों बार कुर्बान हो जाते हैं। आगे कहा जा रहा है तुम फटा जूता जो है बड़े ठाठ से, बड़े गर्व से तुम पहन रहे हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो क्या है यहाँ पर जिंदगी भर तक नहीं खींचाओ, अगर मुझे फटा जूता ही पहनना पड़े तो मैं फोटो जिंदगी भर मैं नहीं खींचाऊं, और मैं फटा जूता पहनकर कभी फोटो नहीं खींचाऊंगा तुम्हारे जैसा। यहाँ पर लेखक प्रेमचंद को कह रहे हैं। आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर किसी को अगर मतलब मेरा जो जीवनी जो है बिना फोटो के अगर छापना हो तो छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान जो है वो मेरे हौसले को जो है वो गिरा रही है, पस्त कर रही है। ये कौन सा मुस्कान है, क्या होरी का गोदान हो गया है? ये सब बच्चों प्रेमचंद की रचनाएं हैं। गोदान प्रसिद्ध रचना है। पूस की रात भी उनकी प्रसिद्ध रचना है। पूस की रात में नील गाय हल्कू का जो खेत जो है वो चढ़ गया है। और क्या सुजान, भगत का लड़का, ये भी सुजान जो है वो भी उनकी रचना है। भगत जो है इसका महत्वपूर्ण पात्र है। जैसे होरी गोदान का है, उसकी रात में नींद गया हमको है, और यहाँ पर सुजान में भगत है। भगत का लड़का जो है वो मर गया है क्योंकि डॉक्टर जो है वो क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। तो यहाँ पर माधो जो है कफन, ये भी उनकी एक मतलब रचना है। यहाँ पर माधो जो है वो भी उनकी प्रमुख पात्र है कफन का। कफन माधो और औरत के कफन के चंदे की शराब जो है वो पी गया, इस कारण क्या तुम मुस्कान जो है इस कारण तुम मुस्कुरा रहे हो। कैसे फट गया ये मेरी जनता के लेखक का जूता? क्या भूत चक्कर काटते रहे तुम? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते हो? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है, पर तुम्हारा जूता जो है क्या हुआ है, वो तो फट गया है, ये घिसा नहीं है। आगे कहा जा रहा है कि मुझे लगता है तुम किसी सच चीज में ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो है वो परत दर परत सदियों से जम गई है और उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता जो है फाड़ लिया, ऐसा लेखक को लग रहा है। आगे लेखक जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि जूता फाड़ने का ये भी एक कारण हो सकता है कि मानो कोई सख्त चीज में बार बार जूता को आजमाया गया है, ठोकर मारा गया, उससे जूता जो है फट गया है। बच्चों पेज नंबर 63 में आप लोग चित्र देखे होंगे। ये प्रेमचंद का फटे जूता जो है दाहिना और बायां पांव का चित्र दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनका एक उंगली जो है वो निकला हुआ है। तो यहाँ पर बोला रहा है कि तुम तिलों से समझौता भी तो हो जाता है ना, अगर तुम चाहते तो क्या होता, जो नदियां जो है पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। अगर तुम्हें मतलब जाना ही है तो तुम पास से चले जाते, तुम सच चीज पर क्यों बार बार तुम ठोकर मारे थे, समझौता कर लेते, पर नहीं, तुमने समझौता नहीं किया। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारे लिए ये मुक्ति थी। नेम धर्म जो है परोपकार जो है ये सब करना, ये तुम्हारे लिए मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली जो है मुझे संकेत करती है कि तुम मुझे घृणित समझ रहे हो। लेखक को अब ये लग रहा है कि उनकी जो पैर की उंगली जो है जो बाहर निकली हुई है उससे वो उनको लेखक की तरफ वो संकेत करके कह रहे हैं कि वो घृणित है, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से वो इशारा कर रहे हैं।
तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवार घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बाजू से निकल रहे हैं। हम तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। यहाँ पर लेखक जो है वो क्या है, वो अपने उंगली की तरफ वो ध्यान न देकर वो क्या किए, वो तलवा जो उनका ठीक था, उनका केवल ऊपरी सिरा फटे होने के कारण उंगली जो है वो बाहर निकला हुआ था। अब यहाँ पर लेखक को ऐसा लग रहा है कि वो उन पर व्यंग्य कर रहे जो तलुआ जो है, तलुआ जिनका घिस जा रहा है, अर्थात निचला जो हिस्सा वो फटा हुआ है तला, पर ऊपरी हिस्सा जो है वो ठीक ठाक है। अब जो लोग समझौता पर जीवन व्यतीत करते हैं उन पर भी वो व्यंग्य कर रहे हैं, लेखक को ऐसा लग रहा है, अर्थात वह लेखक पर व्यंग्य कर रहे हैं। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारा व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तो यहाँ पर आखिर में लेखक जो है वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा इशारा भी समझता हूँ, मुस्कान भी समझता हूँ और व्यंग्य जो तुम्हारा जो मुस्कान है वो भी समझता हूँ और उंगली का इशारा भी समझता हूँ। तो इसी के साथ बच्चों कहानी जो है प्रेमचंद का फटा जूता ये खत्म होता है। अगली कक्षा में आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। धन्यवाद।